इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पहला युद्ध जो हुआ था वो था रिवॉल्ट ऑफ 1857। जी हाँ, द फेमस रिवॉल्ट ऑफ 1857, जहां से यूपीएससी अक्सर आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है क्योंकि यहाँ से लीडर्स बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। द लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, और एक एक्ट जो इस रिवॉल्ट के बाद आया था वो भी यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हमारा हो जाता है, उसे भी डिस्कस करना। तो वेलकम टू दिस प्रीलिम्स मास्टर सीरीज, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 आखिर जो है ये एक ऐसा युद्ध था जहां पर हम अपनी इंडिपेंडेंस पा सकते थे, लेकिन इस युद्ध ने अंग्रेजों को जो है एक चेतावनी दी कि आने वाला समय आप लोगों के लिए और भी भयंकर होने वाला है। हम आजादी के लिए अब लड़ना जान चुके हैं, हम अपनी आजादी पा करके रहेंगे। तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 दैट वाज एक आप लोगों के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों के लिए ये एक चेतावनी थी। दैट वाज अ वार्निंग फॉर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ताकि अभी आप लोगों का जो खेल है अब खत्म होने वाला है, हम अपनी आजादी लेकर आने वाले हैं। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कहा जाता है कि ये पहली वॉर थी इंडिपेंडेंस के लिए, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए पहली वॉर थी। एक हिस्ट्री में इसने अपना यहाँ पर एक इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण एक इसका रोल रहा है। इसने इतिहास को एक नया ही मुख दिया था, एक मोड़ दे दिया था इस पॉलिटिकल रिफॉर्म ने। इस इंडिपेंडेंस के जो पहला रिफॉर्म जो माना जाता है 1857 का रिवॉल्ट, उसने तो ये एक मिलिट्री, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, इन सब को मिला करके इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को एक इन सभी एरिया से लोगों ने मिलकर, जैसे पॉलिटिकल जो लोग थे, मिलिट्री में से, सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रीवियंसेस से जो लोग आ रहे थे, इन सब को मिला करके इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को कुछ चैलेंज दिया था कि आप हमारे लिए इतना जो है इस तरह की नीतियां लेकर के आ रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम भारतीय जो है भारतीयों के लिए आप इतना जो है कठोर नीतियां लेकर के आ रहे हैं। द ऑपरेसिव पॉलिसीज विच द ब्रिटिशर्स आर फॉलोइंग दैट आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द इंडियंस। तो उन लोगों ने इनको चैलेंज किया था। अभी 19th जो नेटिव इन्फेंट्री थी बहरामपुर में, बहरामपुर वेस्ट बंगाल का रीजन है। जो बहरामपुर है ये वेस्ट बंगाल में एक रीजन है। यहाँ पर जो 19th नेटिव इन्फेंट्री थी, जो नेटिव इन्फेंट्री थी वहां की, उसने रिफ्यूज कर दिया था। उसने रिफ्यूज कर दिया था द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल। तो जब आपने 1857 का रिवॉल्ट सुना होगा तब आपके दिमाग में वो राइफल जरूर आ रही होगी जो आप सुनी होगी आपने, दैट इज द एनफील्ड राइफल। जो एनफील्ड राइफल थी उसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ था बिटवीन द मिलिट्री इन्फेंट्रीज एंड द मिलिट्री पीपल। जो मिलिट्री पीपल से उन्होंने इस गन का, इस एनफील्ड राइफल का यूज करने से, जो ये नई इंट्रोड्यूस की गई राइफल थी, इसका इस्तेमाल करने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से ये म्यूटिनी हुई थी। लेकिन उसके बाद इस म्यूटिनी को जो है वो दबाने की कोशिश की गई, इसे डिसबैंड करने की कोशिश की गई थी, इसे भंग करने की कोशिश की गई थी। तो मंगल पांडे, फिर अगर आप 1857 का रिवॉल्ट के बारे में आप सुनते हो इसका नाम, तो आपको एक सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है, जो इस रिवॉल्ट से रिलेटेड है, वो है मंगल पांडे का नाम। मंगल पांडे का नाम भी आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू दिस स्पॉय म्यूटिनी। तो स्पॉय म्यूटिनी का नाम सुनते ही मंगल पांडे का नाम याद आना एक स्वाभाविक बात है। तो मंगल पांडे का नाम याद आपको आ रहा होगा। ये 34th नेटिव इन्फेंट्री में थे। तो इन्होंने जो है सर्जेंट मेजर जो था उसको जो है उसके प्रति इन्होंने जो है फायरिंग कर दी थी। तो ये हुआ था बैराकपुर। जो बैराकपुर का एक जो यूनिट था, मिलिट्री यूनिट जो था बैराकपुर में, वहां पर जो सर्जेंट मेजर था उसको इन्होंने गोली मार दी थी। उसको जो है यहाँ पर उसको गोली मार दी।
फिर बाद में इनको जो है काबू कर लिया गया था, इनको एग्जीक्यूट कर दिया, इनको जो है रेजिमेंट में से जो है बाहर कर दिया गया था। इनकी जो रेजिमेंट थी इनकी जो रेजिमेंट थी, इसको भंग कर दिया गया था। इसको जो है यहाँ पर रखा नहीं गया, इसको भंग कर दिया इस रेजिमेंट को, क्योंकि इन्होंने जो सर्जेंट मेजर था, उसको गोली मार दी थी बैराकपुर यूनिट में। जो ये यूनिट थी, इसमें इन्होंने मंगल पांडे ने सर्जेंट मेजर को गोली मार दी। उसके बाद मंगल पांडे को जो है वो काबू कर लिया गया, इनको एग्जीक्यूट कर दिया, इनकी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। तो ये कुछ कारण था, एक बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। अभी इसके कारण क्या रहे, कॉजेस क्या थे, हम अभी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक लंबा सेगमेंट ज़रूर है आप लोगों के लिए, लेकिन जितना लंबा है उतने में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका कारण जानना भी आप लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिवॉल्ट है पूरे ट्राइबल अपराइजिंग्स में से। तो इसके बाद आगे हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री इससे शुरू होती है। हमारे स्ट्रगल्स शुरू होंगी इसके बाद। 1857 के रिवॉल्ट के बाद असल हमारा जो जंग थी, हमारे स्ट्रगल की इंडिया को आज़ाद करवाने की, वो यहीं से शुरुआत हुई थी। अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए एक जो जंग का शुरुआत हुआ था, वो यही था। वो 1857 का रिवॉल्ट ही था। इसने अहम भूमिका निभाई है हमारे इंडिया को, हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में। तो यहाँ से इसका कारण जानेंगे। सबसे पहले इसका इकोनॉमिक कारण जानते हैं कि आर्थिक जो कारण था वो क्या था। जो किसान हुआ करते थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगा दिया जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, दे हैड टू टेक लोन्स। तो यहाँ पर किसानों को लोन्स लेने पड़ते थे मनी लेंडर्स से। जो मनी लेंडर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट जो है इंटरेस्ट लगा रहे थे। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगा रहे थे, तब मजबूरी में हमारे किसान भाइयों को लोन लेना पड़ रहा था। तो इनको जब लोन लेना पड़ता था, क्योंकि टैक्स भी ज़्यादा था, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, तो आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर होगी ही। तो इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना थी। तो इसी वजह से ये जो थे यहाँ पर इनका एक कारण बना था। फिर बाद में क्या हुआ, तो इनको जब इंटरेस्ट का जो भुगतान करना पड़ता था, वो ये करने में असमर्थ हो रहे थे। तो ये असमर्थ हो रहे थे, तब इनको जो है यहाँ पर अपने ज़मीनें उनको देनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई क्या हो गए, इनके पास ज़मीनें ही नहीं रहीं। इनके पास ज़मीनें ही नहीं रहीं, किसानों के पास ज़मीनें नहीं हैं, आर्टिसन्स के पास काम नहीं था। आर्टिसन्स क्यों कौन थे? ये कारीगर हुआ करते थे। तो ये जो कारीगर थे, तो इनके पास काम नहीं था। आर्टिसन्स जो थे, ये अपना काम जो है इनको जो काम नहीं मिल रहा था, यहाँ पर जो है इनको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रहा था। तो ज़मींदार जो थे, आगे ज़मींदार्स आएँगे। ज़मींदार्स लॉस्ट देयर लैंड ड्यू टू द हार्श लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़। ज़मींदारों के पास भी ज़मीनें नहीं बच रही थी, क्योंकि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा कठिन थी। बहुत ज़्यादा इनको हार्श लैंड रेवेन्यूज़ मिल रहे थे। तो ज़मींदारों के पास भी ज़मीनें नहीं बच रही थी। किसान जो है यहाँ पर अपने किसान भाइयों के पास भी जो है ज़मीनें नहीं थी। आर्टिसन्स के पास काम नहीं था। तो आगे जब ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी, इनको भी जो है यहाँ पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो थे, इनके ऊपर भी हाई टैरिफ्स लगा दिए जाते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है ज़्यादा जो है इंक्रीज़ करता जा रहा था। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हुआ करते थे, उनके ऊपर भी हाई टैरिफ ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी। यहाँ पर जो डेवलपमेंट था मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का, उनको इतना ज़्यादा जो है उनको परमिट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की अगर ज़रूरत है, तो हमारे जो आर्टिसन्स हुआ करते थे, हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के करने वाले जो लोग थे, उनको जो है यहाँ पर हाई टैरिफ ड्यूटीज़ उनको लगा देनी पड़ती थी। उनके सामान को जो है इतनी ज़्यादा बिक्री नहीं हो पा रही थी।
तो हर तरफ से जो है लोग हमारे इंडियन नेटिव्स जो थे, हमारे इंडियंस जो थे, भारतीय जो थे, उनको आर्थिक स्थिति का सामना जो है उनकी स्थिति ठीक नहीं हो रही थी। उनको आर्थिक तौर पर वो एकदम से परेशान हो रहे थे। अभी पॉलिटिकली कैसा यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा था, पॉलिटिकल कारण क्या हो रहा था? ब्रिटिश एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ जो अंग्रेज़ों की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ थी, जैसे सब्सिडियरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने सुना होगा। ये लॉर्ड डलहौजी जो थे हमारे, उन्होंने एक ये नीति लेकर के आए थे, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की ये नीति लेकर के आए थे कि जो भी यहाँ पर अगर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, किसी भी राजा या रानी का अडॉप्टेड चाइल्ड या बच्चा होगा, वो शासन नहीं कर पाएगा। जो ब्लड लाइन में से होता है, उसको ही यहाँ पर शासन करने के लिए जो है वो रखा जाएगा। जैसे कि जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने अपने अडॉप्टेड सन को बोला था कि ये यहाँ पर राज करेंगे, लेकिन दैट वाज़ नॉट अलाउड बाय द ब्रिटिशर्स क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आ चुका था। तो वहाँ पर उनको अलाउ नहीं किया गया क्योंकि वो उनके अडॉप्टेड चाइल्ड थे, उनके असल बेटे नहीं थे। तो वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे कि ये राजा बने। वो कह रहे थे कि आपकी ब्लड लाइन में से ही, आपके लीनिएज में से ही कोई पर्सन होना चाहिए जो आपके शासन को संभाल पाए। और इसी तरह से जो है हमने यहाँ पर देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आने की वजह से इफेक्टिव कंट्रोल जो पॉलिसी थी, इसके आने की वजह से यहाँ पर एक डिपेंडेंसी जो है क्रिएट हो चुकी थी नेटिव रूलर्स की ब्रिटिशर्स के ऊपर। जहाँ पर भी अडॉप्टेड चाइल्ड रूल कर रहा था, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उस राज्य को अपने अंडर वो करते जा रहे थे। तो इसी वजह से जो नेटिव रूलर्स थे, वो किसके ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो चुके थे? अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ? अवध का एनेक्सेशन हो गया। अवध का जो है एनेक्सेशन हो चुका था 1856 के दौरान। 1856 के दौरान आपने नवाब वाजिद अली शाह के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जो नवाब वाजिद अली शाह थे, इनको डिस्प्लेस कर दिया गया था अवध के रीजन से। इनको जो है ब्रिटिशर्स ने अवध के रीजन को अपने अंडर कर लिया था, एनेक्सेशन हो चुका था अवध का, तो इनको जो है डिस्प्लेस कर दिया। नवाब वाजिद अली शाह को डिस्प्लेस कर दिया और अवध को अपने कंट्रोल के अंडर इन्होंने ले लिया था। तो यहाँ पर पॉलिटिकल हमने देखा कि क्या हुआ। सोशियो रिलीजियस सोशियो रिलीजियस चीज़ें भी यहाँ पर हो रही थी। वो क्या हो रही थी, उसका कारण क्या था, वो हम जानेंगे। देखो क्रिश्चियन मिशनरीज़ मैंने आपको बताया कि आनी स्टार्ट हो चुकी थी। अंग्रेज़ों ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को जो है अलाउ कर दिया था कि आप आएँ और यहाँ पर इंडियंस को जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएँ और उनका कन्वर्जन करें। लोगों को ये उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे जो कि एक गलत बात थी। किसी का भी धर्म परिवर्तन उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा है तो वो तो एक गलत बात ही है। अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से कर रहा है दैट इज़ वन एंड द अनदर थिंग, वो अलग बात है, वो अलग मैटर रहता है। लेकिन अगर आप किसी को ज़बरदस्ती उसका जो है उसका धर्म आप जो है परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो एक गलत है। तो यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ को जो है बुलाया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स, तो उनको कहा जाता है कि आप लोगों को जो है क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में बताएँ, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएँ और इनका कन्वर्जन करें। और यहाँ पर लोकल्स जो थे, हमारे इंडियन पीपल्स जो थे, इन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया कि हमारा परिवर्तन नहीं करना है हमें। हम जो है हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे। हम हमारे जो है प्रथा को नहीं छोड़ने वाले हैं, हम हमारे धर्म को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसका इन्होंने विद्रोह किया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी, इसका इन्होंने जो है वो यहाँ पर विद्रोह किया। इन्होंने जो है यहाँ से अगर देखें तो क्रिश्चियन मिशनरीज वर सीन विद द सस्पिशन बाय द लोकल्स। इनको जो है संदेह की नजरों से भी देखा जाने लगा था। उनका भी मानना था कि ये हमारा धर्म परिवर्तन ना कर दे। तो ये एक जो है सोशियो रिलीजियस का एक कारण रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक रिफॉर्म जैसे कि अंग्रेजों ने सती अबॉलिशन एंड विडो रिमैरिज जैसे चीजों को ये लेकर के आए। अंग्रेजों ने कहा कि सती को जो है सती प्रथा का जो है खंडन होना चाहिए। तो ये तो एक सही बात थी। आई ऑलवेज एग्री विद द डिसीजंस ऑफ द ब्रिटिशर्स के सती अबॉलिशन होना जरूरी था।
हमारे समाज में ये एक कुरीति चल रही थी कि सती होना ज़रूरी है। जब किसी स्त्री का स्त्री के जो उनके हस्बैंड जो थे, अगर उसके हस्बैंड को कुछ भी हो जाता था, उसकी डेथ हो गई बाय ब और एक नेचुरल डेथ होती है और बाय द किसी डिज़ीज़ की वज़ह से उसकी डेथ हो गई या किसी नेचुरल चीज़ के नेचुरली उसकी डेथ हो गई कि अभी इंसान की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब उसका अंतिम समय आ चुका है। तो उसके अंतिम समय में मतलब जब उसकी डेथ हो जाती थी, तब उसकी वाइफ़ को बोला जाता था कि उसकी चिता में इसे लिटा दो, उसको भी इसकी चिता में जो है ढकेल देना चाहिए, इसको भी जीने का अधिकार नहीं है। तो ये होता था सती प्रथा के अंदर। तो ये एक सही प्रथा नहीं थी, ये एक कुरीति थी, जिसे ख़त्म करना ज़रूरी हो चुका था। आप किसी की भी ज़िंदगी को इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। सती एबॉलिशन ये लेकर के आए थे, जो कि आई थिंक मेरा पर्सनल व्यू तो यही कहता है कि ये इसका खंडन होना तब ज़रूरी था। जागरूकता आनी चाहिए। यहाँ पर अंग्रेज़ ये लेकर के आए कि सती एबॉलिशन नहीं होना जो है सती एबॉलिशन होना चाहिए, सती जो है प्रोहिबिट होनी चाहिए, सती प्रथा का जो है खंडन होना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है प्रमोट किया दैट अबॉलिशन ऑफ सती शुड बी देयर। और इन्होंने और क्या किया, इन्होंने विडो रिमैरेज ये इनका समर्थन किया था अंग्रेज़ों ने। तो विडो रिमैरेज का मतलब होता है किसी भी विधवा स्त्री का दोबारा से जो है उसकी मैरिज हो जानी। तो उसको जो है मैरिज का अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को जो है दोबारा से रीस्टार्ट कर सकती है विद द न्यू पार्टनर। अपने एक नए पार्टनर के साथ वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती है। उसे भी जीने का अधिकार है, वो भी किसी और के से विवाह करके अपने जीवन को आगे कंटिन्यू कर सकती है। तो विडो रिमैरेज होनी चाहिए, ये इस चीज़ का भी इन्होंने जो है साथ दिया था, इसको भी इन्होंने प्रमोट किया था। तो आई थिंक विडो रिमैरेज का अधिकार होना चाहिए। सब जो है कोई भी है, चाहे अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ़ को खो दिया, तो आज भी हमारे सिनेरियो हमारे अ आज का जो हमारा सोसाइटी है, यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी हस्बैंड है, अगर कोई मेल है, उसने अपनी वाइफ़ को खो दिया ड्यू टू एनी डिज़ीज़ या कोई भी उसकी जो है डेथ हो जाती है उसकी वाइफ़ की उसके 30s और 30s या 40s के ऐज में अगर उसकी वाइफ़ की डेथ हो जाती है, तो उसे जो है कहा जाता है कि उस मेल को बोला जाता है कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम किसी और से विवाह कर लो, तो वो चीज़ समाज जो है वो उसे अलाउ कर देता है। लेकिन अगर वहीं पर किसी महिला की, किसी स्त्री का जो है हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तब उस स्त्री को बोला जाता है कि इसे अधिकार ही नहीं है कि ये अपना जीवन जो है आगे किसी और के साथ जो है वो स्टार्ट करे। आज भी कहीं न कहीं हर क्षेत्र में अ, आप पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पर आपको ये अभी भी मिल जाएगा कि ये सब चीज़ों का जो है विडो रिमैरेज को अभी भी सही नहीं माना जाता है। लेकिन तब के टाइम पर अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि विडो रिमैरेज होनी चाहिए। तो हमारे जो लोग थे द सो कॉल्ड पीपल हु आर प्रोटेक्टेड टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ सोशल इवल्स जो ये सोशल इवल्स की ओर बहुत ज़्यादा जो थे उनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो कहते थे कि अंग्रेज़ों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो अननेसेसरी अपनी टाँग अड़ा रहे हैं हमारे रिलिजियलिस्टिक मैटर्स के अंदर, हमारे धार्मिक प्रथाओं के जो विषय हैं, इनके अंदर ये अपनी टाँग अड़ा रहे थे। ये लोकल्स को जो है मंज़ूर नहीं था। बल्कि ये सब चीज़ें आई थिंक ये अच्छी थी, जो उन्होंने की थी। आई थिंक इन सब चीज़ों को जो है खंडन होना चाहिए था। जो है सती एबॉलिशन का, सती एबॉलिशन होना चाहिए। वो उस समय की ज़रूरत थी। विडो रिमैरेज तब भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है। सिर्फ़ सोच जो है हमें बदलने की ज़रूरत है कि हर ज़िंदगी के हर मोड़ के ऊपर हर किसी को अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है। अगर कोई मैरिड वुमन है, अगर उसने अपने 30 या 40s की एज के अंदर अपने हस्बैंड को खो दिया, तो उसे भी दोबारा लाइफ़ रीस्टार्ट करने का अधिकार होना चाहिए, जैसे कि मेल को होता है। आज भी ये सब चीज़ों को हम देखते हैं कि हाँ, उसने ऐसा कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। हर किसी को अधिकार होना चाहिए।
रीमैरिज का अधिकार मेल और फीमेल दोनों को होना चाहिए आज के सिनेरियो में। तब भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है। तब के टाइम पर ये माना जाता था कि अंग्रेज़ों ने इनके हमारे रिलिजियलिस्टिक मैटर्स में आकर के ये टांग अड़ा रहे हैं, ये हमारे इंडियंस को मंजूर नहीं था। और क्या हो रहा था, और एक र्यूमर जो है फैल रहा था, एक र्यूमर जो है यहाँ पर फैला हुआ था कि जो बोन डस्ट होता है, बोन डस्ट का मतलब होता है कि किसी एनिमल की जो बोन्स हैं, उसको जो है पाउडर की फॉर्म में बना करके उसको जो है फ्लोर में मतलब आटे में उसे मिक्स कर दिया जाता था। ये माना जाता है कि जो अंग्रेज़ हैं वो एक जो जो भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के बोन्स को जो है पाउडर की फॉर्म में बना करके, उनको जो है आटे की फॉर्म में बना करके उसको व्हीट के जो जो भी फ्लोर हुआ करता था, जो भी आटा खाने के लिए वो यूज़ कर रहे थे भारतीय, उनके आटे में मिक्स करके उसको जो है उसको मिलावट करके ये लोग जो है आटा बना रहे थे और ये र्यूमर फैल रहा था मार्केट के अंदर। और क्या हो रहा था? और हो रहा था कि जो कार्ट्रिजेज़ यूज़ हो रही थीं, जो कार्ट्रिजेज़ यूज़ हो रही थीं, उसे ग्रीस किया जाता था बाय यूज़िंग द बीफ। तो बीफ का जो फैट हुआ करता था, बीफ मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जो काउज़ होती हैं, काऊ का जो फैट होता था, उससे जो है कार्ट्रिजेज़ को पॉलिश किया जाता था, उससे उनको ग्रीस जो है किया जाता था कार्ट्रिजेज़, जो राइफ़ल यूज़ कर रहे थे मिलिट्री के। जो मिलिट्री मिलिटेंट्स जो थे, वो एक राइफ़ल जो मैंने आपको बताया था, एक राइफल वो लोग यूज़ कर रहे थे एनफील्ड राइफल, वो राइफल में के अंदर जो कार्ट्रिज डलता था, वो कार्ट्रिज को ग्रीस किया जाता था बीफ से। बीफ का जो फैट हुआ करता था जो काउज़ का जो फैट होता है, उससे उसको ग्रीस कर दिया जाता था, जिससे कि जो हिंदूज़ थे, हिंदू रिलिजन से जो बिलॉन्ग करते थे, उनके अंदर एक क्रोध जो है यहाँ पर उत्पन्न हुआ। उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया था इस वजह से। और मुस्लिम्स की भावनाओं को कैसे ठेस पहुँचाया? तो उन्होंने उन कार्ट्रिजेज़ को ग्रीस करना स्टार्ट किया विद द पिग फैट। जो पिग फैट होता है पिग के जो फैट है, उससे उस कार्ट्रिज को जो है ग्रीस करते थे। तो उसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स में जो है पिग्स को जो है यहाँ पर उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए उन्होंने पिग की फैट का यूज़ किया कार्ट्रिज को जो है ग्रीस करने के लिए क्योंकि उस एनफील्ड राइफल में कार्ट्रिज को अपने मुंह से खोला जाता था उसको मुंह से खोला जाता था उसकी वजह से जो है उसे जो ग्रीस कर दिया जाता था विद द बीफ फैट एंड पिग फैट से जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम की जो भावनाएं थी उसको ठेस पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की थी तो ये एक यहाँ पर हमारे जो सोशल रिलीजियस कारण जो बने थे इस विद्रोह के वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं तो ये एक कारण बना कि ये स्पॉय म्यूटनी होने का ये भी एक कारण था और क्या था स्पॉय डिस्कॉन्टेंट स्पॉय डिस्कॉन्टेंट इसमें हम अगर देखें तो रेसिज्म होने स्टार्ट हो रहा था रेसिज्म मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन बाय देयर कलर्स कलर की वजह से जो है रेसिज्म होना स्टार्ट हो गया था हम इंडियंस का जो कलर है वो थोड़ा सा जो है डार्क रहता है आपने देखा होगा दैट जो फॉरेनर्स आते हैं फॉरेनर्स की जो स्किन है वो बहुत ही अलग ही ग्लो कर रही होती है जस्ट लाइक आपने कैनेडियंस को देखा होगा जो कनाडा से फॉरेनर्स आते हैं उनकी भी स्किन जो है ज्यादा ग्लो कर रही होती है और जो इंग्लैंड से आ रहे हैं उनकी भी जो है स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट होती है अमेरिकन्स की भी स्किन वाइट होती है और अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के उसकी स्किन थोड़ी सी ऑरेंज है दैट इज़ अनदर मैटर तो यहाँ पर बाकी अगर हम अमेरिकन्स की बात करें तो उनका कलर वाइट है उनको जो है अगर हम अफ्रीकन पीपल्स की बात करें उनका थोड़ा जो कॉम्प्लेक्शन है वो कुछ ज़्यादा ही डार्क है दे आर डार्क कॉम्प्लेक्शन पर्सन्स एंड वो एशियन पीपल्स हमारा कलर जो है इतना डार्क नहीं है we are not that much of dark we have the lighter tone हमारा इतना डार्क नहीं है लेकिन अगर अंग्रेजों से कंपैरिजन किया जाए देन वी आर समवट
डार्क एज कंपैरेटिव टू द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से हम थोड़े से ज़्यादा डार्क थे, तो यहाँ पर डार्क होने के कारण, अंग्रेज़ों का रंग ज़्यादा साफ होने के कारण, हो सकता है वो फेयर एंड लवली यूज़ करते हों, तो उनका जो है फेस ज़्यादा ग्लो कर रहा था। हमारे पास फेयर एंड लवली नहीं थी, हम नेचुरल चीज़ों से बने हुए थे। वी आर नेचुरल पर्सन्स, हम इंडियंस नेचुरल है, हमारा स्किन जो है नेचुरली ग्लो करता है। तो यहाँ पर रेसिज्म होना स्टार्ट था, रेसिज्म ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा था। एंड जो सुपीरियरिटी दी जाती थी वो ब्रिटिशर्स को दी जाती थी, जिसकी वजह से जो है जो प्रमोशंस मिल रहे थे मिलिट्री के अंदर, जो मिलिट्री के अंदर प्रमोशंस और प्रिविलेजेस जो मिल रहे थे टू नेटिव सोल्जर्स वो उनको नहीं मिल पा रहे थे। वो ज्यादा किनको मिल रहे थे? वो मिल रहे थे हमारे जो वाइट पर्सन्स थे, जो वाइट लोग थे, जो अंग्रेजों के द्वारा ही यहाँ पर अंग्रेज जो मिलिट्री में काम कर रहे थे, जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको ज्यादा जो है वो प्रिविलेज मिलते थे, उनको ज्यादा प्रमोशन मिलता था बिसाइड्स द हमारे इंडियन लोकल्स के कंपैरेटिव। क्योंकि हम इंडियन लोकल्स का जो कलर था, कॉम्प्लेक्शन था, वो उनके कंपैरेटिव थोड़ा सा ज्यादा डार्क था। तो कॉम्प्लेक्शन के बेसिस के ऊपर, हमारे स्किन कलर के ऊपर रेसिज्म किया जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स। और जो है एंड द लैक ऑफ फॉरेन सर्विसेज अलाउंसेस इन द एरियाज लाइक द सिंध एंड पंजाब। सिंध और पंजाब के एरियाज में जो फॉरेन सर्विसेज अलाउंसेस मिलते थे, उनमें भी इनको कमी मिलती थी। तो यहाँ पर आगे अगर हम बात करें, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था 1856 के अंदर। It decreed that all future recruits would have to given an undertaking to serve anywhere। तो यहाँ पर इनको जो है इसमें ये निर्धारित किया गया कि जो अ, सभी जो यहाँ पर हमारे रिक्रूटमेंट्स जो होंगी, आने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होंगी, उसमें जो है इनको कहीं पर भी काम करना पड़ सकता है। जितनी भी रिक्रूटमेंट्स ये लोग करेंगे, जितनी भर्ती ये लोग करेंगे, उनमें शामिल होने वाले सभी सैनिकों को कहीं न कहीं किसी भी क्षेत्र में उनको काम करना पड़ सकता है। उनको जो है यहाँ पर उनको इंग्लैंड में भी भेजा जा सकता है, उनको जो है हमारे मद्रास रीजन में भी भेजा जा सकता था। तो जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगी, ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडियन रीजन से वो लोग जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हमारे भारतीयों को ऐड कर रहे हैं अपने यहाँ पर मिलिट्री के अंदर, तो उनको भारत में ही रखा जाएगा। हो सकता है उनको बाहर इंग्लैंड में भी भेजा जाए, उनको जो है किसी और जो है अपने ब्रिटिशर्स जो हैं अपने कंट्री में बुला लें कि आप भैया यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर हमारे जो है काम की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर मिलिट्री की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर तो हम मैनेज कर ही लेंगे, यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन भारतीयों को वहाँ पर भेजिए। तो इनको जो है वहाँ पर भेज दिया जाता था। आपको कहीं पर भी जो है काम करना पड़ सकता है। तो ये एक एक्ट में लिखा गया था। तो इस एक्ट में ये निर्धारित किया गया था। दिस मेंट दैट द रिक्रूट्स हैड टू क्रॉस द सी। जो भी रिक्रूट्स होंगे उनको समुद्र जो है वो पार करना पड़ेगा। समुद्र पार करना जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि उनको बाहर इंग्लैंड में जाकर भी काम करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हिंदूज का, जो हमारे हिंदू थे, इनका मानना था, ये बिलीव करते थे कि जिसने भी समुद्र को पार किया है उसने अपनी कास्ट को खो दिया है। दे हैव लॉस्ट देयर कास्ट। उसने अपनी जो है जाति को, उसने अपनी कास्ट को खो दिया है। दैट पर्सन लूज हिज कास्ट यहाँ पर। तो वो जो है यहाँ पर हिंदूज में माना जाता था कि समुद्र पार करना एक जो है आपको अपनी जाति से जो है उसका आपको खोनी पड़ेगी। वो यहाँ पर एक बिलीफ इनको माना जाता था। तो यह ये भी एक उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ही यहाँ पर ये एक लेकर के आए थे ये एक्ट। तो ये ना हमने कुछ कारण यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आगे चलेंगे। विद द मेजर सेंटर्स एंड द लीडर्स एंड द ब्रिटिशर्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस स्पॉय म्यूटिनी। तो यहाँ पर मेजर सेंटर्स कौन कौन से रहे हैं वो देखेंगे, और उन मेजर सेंटर्स में जो हमारे मेन लीडर्स रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। ये उन लीडर्स के नाम हैं। यहाँ पर ब्रिटिश कमांडर्स के नाम हैं जिन्होंने उस रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए वो कमांडर्स को जो है लगाया गया था। उनको जो है यहाँ पर
उन्होंने अपना रोल यहाँ पर प्ले किया था टू सप्रेस दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड और स्पॉय म्यूटिनी। उस स्पॉय म्यूटिनी को दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिश कमांडर्स आगे आए थे उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर दिल्ली जो था हमारा, दिल्ली जो है हमारी एक मेजर सेंटर बनी थी फॉर द स्पॉय म्यूटिनी। यहाँ पर एसोसिएटेड लीडर्स कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे ये लास्ट मुगल किंग थे। लास्ट मुगल किंग थे। इन्होंने जो है यहाँ पर अपना एक रोल प्ले किया था इन दिस बॉय म्यूटिनी। और जनरल बकत खान, जो जनरल बकत खान थे, इन्होंने भी यहाँ पर अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया था इन दिस बॉय म्यूटिनी को। तो आगे अगर जो ब्रिटिश कमांडर्स जो थे जिन्होंने इस म्यूटिनी को सप्रेस करने की कोशिश की, वो थे जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट विलगोबी एंड लेफ्टिनेंट हडसन। तो ये हमारे कुछ कमांडर्स हैं जिनका मैंने आपको यहाँ पे नाम मेंशन किया है। आप इन्हें जो है ज़रूर मेमोराइज कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीडर्स जो थे एसोसिएटेड विद द मेजर सेंटर्स ऑफ इस रिलेटेड टू दिस रिवॉल्ट वो कौन थे, या ब्रिटिश कमांडर्स का नाम भी पूछ सकता है। तो मेजर सेंटर दूसरा कौन था? वो था लखनऊ। लखनऊ में कौन थे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लीडर एसोसिएटेड थे, वो थी हमारी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने जो है यहाँ पर प्रोक्लेम किया हर माइनर सन, अपने छोटे बेटे बेरजिस कादर को नवाब बना दिया था। और यहाँ पर कमांडर जो थे हमारे एसोसिएटेड टू सप्रेस दिस रिवॉल्ट, दैट इज हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिस, हेनरी हैवलॉक, जेम्स ऑटरम, सर कॉलिन कैंपबेल। तो ये हमारे कुछ जो है कमांडर्स के नाम हैं। थर्ड आता है फैजाबाद। फैजाबाद में थे हमारे मौलवी अहमदुल्ला। इनको जो है कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द रिबिलियन। ये रिबिलियन के लाइट हाउस की तरह इन्होंने काम किया है। मौलवी अहमदुल्ला ये थे हमारे फैजाबाद में। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। और ब्रिटिश कमांडर कौन थे यहाँ पर? हेनरी लॉरेंस। मेजर सेंटर हमारे फोर्थ कौन सा है? कानपुर। कानपुर में थे नाना साहेब। नाना साहेब ये अडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए बेटे थे भाजीराव सेकंड के। भाजीराव द्वितीय के, भाजीराव सेकंड के ये अडॉप्टेड सन थे जिनका नाम है नाना साहेब। नाना साहेब ने खुद को एज अ पेशवा बताया। और यहाँ पर ब्रिटिश कमांडर्स जो रिलेटेड थे टू सप्रेस दिस रिवॉल्ट, दैट इज कॉलिन कैंपबेल, सर हग व्हीलर। तो यहाँ पर ये दोनों का नाम याद रखिएगा। झांसी और ग्वालियर में कौन थे? झांसी में तो हमारे जो थी रानी लक्ष्मीबाई थी। इनका तो मैंने आपको पहले भी जिक्र बताया है। सपोर्टेड बाय तांत्या तोपे। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनको सपोर्ट किसने किया था? तांत्या तोपे ने किया था। जो है तांत्या तोपे जो थे ही जो है ये एसोसिएटेड थे विद नाना साहेब। नाना साहेब के साथ ये एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर हमारे कमांडर्स जो थे विच इज रिलेटेड टू दिस रिवॉल्ट who tried to suppress this spy mutiny, that is हग रोज। बरेली, बरेली में कौन थे? खान बहादुर। खान बहादुर थे। और यहाँ पर ब्रिटिश कमांडर कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। बिहार में कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह थे। और यहाँ पर ब्रिटिश कमांडर कौन थे? विंसलो टेलर। तो ये हमारे ब्रिटिशर्स के जो कमांडर्स थे उनका नाम भी मैंने आपको बताया। लीडर्स जो थे एसोसिएटेड विद दिस मेजर सेंटर्स वेयर द स्पॉय म्यूटिनी हेल्ड, वहां पर भी मैंने आपके जो लीडर्स हैं उनके नाम भी मैंने आपको बताए। और जिन्होंने जो है कमांडर्स ने जिनको सप्रेस करने की कोशिश की उन कमांडर्स के नाम भी यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं। तो एक बार आप इसे खुद से भी पढ़िएगा और यहाँ पर इसे जो है ध्यान से वीडियो को पॉज करके जरूर देखना इम्पोर्टेंट है। तो चलेंगे अभी कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का फेलियर भी हुआ था। रिवॉल्ट का फेलियर भी हुआ था। इससे जो है जो है विफलता का कारण भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो इस रिवॉल्ट का फेलियर क्यों था? इस रिवॉल्ट का फेलियर था ड्यू टू द लैक ऑफ यूनिफाइड लीडरशिप। कोई यूनिफाइड लीडरशिप नहीं थी। मतलब कि एकजुट होकर के कोई ऐसा जो है किसी ने भी ऐसा नेतृत्व नहीं किया कि किसी ने एकजुट होकर के यहाँ पर जो है रिवॉल्ट को किया हो।
जैसे कि आगे आने वाले चीज़ों में हम देखने वाले हैं कि सबने जो है जितने भी स्ट्रगल हुई थी, फ्रीडम फाइटर्स जितने भी आए थे, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल्स में अपना हिस्सा दिया, उन्होंने एकजुट होकर के जो है आज़ादी की ओर लड़ने की कोशिश की। लिमिटेड कोऑर्डिनेशन अमंग द रिबेल। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जो रिबेल्स थे, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की जो है कमी रही है। सुपीरियर ब्रिटिश मिलिट्री, जो ब्रिटिश मिलिट्री थी, उस मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ थी, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी, वो बहुत ज़्यादा थी। उनका जो स्ट्रेंथ था, वो बहुत ज़्यादा था और उनके पास रिसोर्सेज़ भी ज़्यादा थे। देखो उनके पास रिसोर्सेज़ भी ज़्यादा थे, उनके पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी ब्रिटिशर्स के पास और यहाँ पर हमें कुछ नॉन पार्टिसिपेशंस भी दिखाई दे रही थी। कुछ रीजन्स इस तरह के थे, कुछ क्षेत्र, कुछ ग्रुप इस तरह के थे जिन्होंने इस रिबेलियन में इनका हमारे भारतीयों का साथ नहीं दिया था। भारतीयों का साथ न देने वाले कुछ रीजन कौन से थे? एक तो था पंजाब। पंजाब रीजन ने इस रिवॉल्ट में हिस्सा ही नहीं लिया। उसने इस रिबेलियन को जो है इसमें भारतीयों का जो है यहाँ पर साथ नहीं दिया था। उनका साथ न देने की वजह से भी ये फेल जो है रिवॉल्ट फेल हो चुका था। और सिंध के भी जो लोग थे, सिंध की भी जो मिलिट्री थी, पंजाब की मिलिट्री, सिंध की मिलिट्री, इन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया था। तो बहुत सारे कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे जिन्होंने इनका साथ देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से इस रिवॉल्ट का जो है फेलियर हो गया था। एंड एब्सेंस ऑफ क्लियर पॉलिटिकल विजन, कोई क्लियर पॉलिटिकल विजन ही नहीं था। जैसे 1915 में जाकर के हम देखने वाले हैं कि जो गांधीयन एरा जब स्टार्ट हुआ तब गांधी जी ने अपने नेतृत्व के अंदर कितने अच्छे से मैनेज करके फ्रीडम स्ट्रगल्स को जो है वहां पर फाइट किया है, लोगों को जागरूक किया, लोगों के अंदर जो है एक फीलिंग उत्पन्न की कि आपको अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए, लोग जो है और वो भी शांतिपूर्वक लड़ना चाहिए। नॉन वायलेंस का साथ लेकर के आपको जो है अपनी फ्रीडम जो है लेनी चाहिए। तो वो एक क्लियर पॉलिटिकल विजन था गांधी जी का। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। एलियनेशन ऑफ मिडिल क्लास का जो है यहाँ पर जो है कोई हमें दिखाई ही नहीं दे रहा था। जो है हमारे मिडिल क्लास जो थे इन्होंने इस रिवॉल्ट के अंदर जो है आने से जो है ये भी हमें इनका एलियनेशन दिखाई दे रहा था। ये इन्होंने साथ नहीं दिया मिडिल क्लास ने भी। Due to the feudal and the conservative nature of the revolt and British ability to exploit divisions among the Indians through promises and repression. तो ये सब के वजह से भी इन्होंने जो है कुछ डिविजन्स का एक्सप्लॉइटेशन होने की वजह से इनके बीच में जो है फूट डालने की वजह से भी कुछ इस तरह के जो है इन्होंने कुछ कारण कर दिए थे या कुछ भी ऐसा हो गया था मिडिल क्लास का ना आना और भी बहुत सारे इस तरह के कारण थे जैसे कि अम, हमारे जो भी रीजन्स थे पंजाब और सिंध के रीजन का साथ न दे पाना, हमारे जो लोग थे उनका जो है अमंग इंडियंस का और हमारे जो लोग थे, भारतीय लोग थे, उनका बीच में ना आ पाना, ये भी एक कारण रहे हैं कि और ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ी बात तो ये थी ब्रिटिशर्स स्ट्रॉन्ग बहुत थे। उनके पास जो है इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, उनके पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा थे, तो वो उन रिसोर्सेज़ का यूज़ करके उन्होंने इस रिबेलियन को जो है सप्रेस करने की भी कोशिश की। उन्होंने इसको जो है रिप्रेस किया, इनको सप्रेस करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। सुपीरियर ब्रिटिश मिलिट्री टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिश मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, इनके पास एडवांस वेपन हुआ करते थे, बड़ी डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। तो और भी अगर हम बात करें इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। इनके पास टेलीग्राफ्स और रेलवेज़ का जो है यूज़ करके ये अपना कम्युनिकेशन सेटअप अच्छे से कर पा रहे थे। अलाउड देम टू मोबिलाइज़ ट्रूप तो ये इनका जो है मोबिलाइज़ेशन ऑफ ट्रूप्स यहाँ पर था कि ये यहाँ से वहाँ जो है अपने सैनिकों को एक तरह से इन्होंने एकजुट करके रखा और उनको जो है यहाँ जो है मोबिलाइज़ करने का जो है इनको अलाउ किया, कोऑर्डिनेट स्ट्रैटेजीज़ इन्होंने अपनाई थी। तो ये सब चीज़ों के कारण भी ये रिवॉल्ट फेल हो चुका था। इसका कारण यही रहा है। तो बार-बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसके कारण में। तो आगे चलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे इस जो है रिवॉल्ट के। अभी इसका परिणाम क्या था? इस रिवॉल्ट का परिणाम ये था यहाँ पर एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट
लाया गया। एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जहां पर आपने सुना होगा, आपने पॉलिटी में भी आपने पढ़ा होगा, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर हम रीड करते हैं, देन वी डिवाइड द ब्रिटिशर एरा इनटू टू पार्ट्स। एक तो होता है कंपनी रूल और एक होता है क्राउन रूल। तो अभी क्राउन रूल स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहाँ पर एनेक्ट किया जाएगा, इसे लागू किया जाएगा। ये यहाँ पर आएगा, 1858 का एक्ट आएगा। इस एक्ट को बोला जाता है एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट। 1858 के एक्ट को कहा जाता है एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आप अपने इंडियन पॉलिटी में भी रीड करते हैं और आप इसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी रीड करते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट्स को जो है एक तरह से इंटरलिंक कर रहा है, और इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर इसको जो है ज़रूरी जो है समझना चाहिए। पॉलिटी को पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, और इसे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर होता है, इसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, इसे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है। तो 1858 का एक्ट का आना, उसका लागू होना, इस एक्ट को बोला जाता है एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इस एक्ट के अंदर क्या हुआ था? इस एक्ट के अंदर हुआ था कंपनी रूल। कंपनी रूल अब बंद हो चुका था। अभी कंपनी रूल का जो है शासन जो था, इसे खत्म कर दिया गया था, इसे अबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी रूल को खत्म करने के बाद अब आएगा क्राउन रूल। तो क्राउन रूल अब आना जो है, अब आएगा क्राउन रूल, जहां पर क्वीन विक्टोरिया जो थी, वैसे क्वीन विक्टोरिया तब नहीं थी उस टाइम के ऊपर, वैसे भी इसे यहाँ पर क्वींस रूल बोला जाता है तो ये क्वींस रूल ही। क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था एज सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब हमारा इंडिया ब्रिटिश इंडिया बन चुका था, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है अपना राज्य स्थापित कर लिया था। यहाँ पर क्राउन रूल आ चुका था। अब ये पूरे का पूरा हमारा ब्रिटिश इंडिया किसके अंडर चलेगा? ये क्राउन के अंडर चलेगा। जो क्वीन बोलेगी, जो हर हाइनेस बोलेंगी, वही होगा। हर मजेस्टी जो बोलेंगी, वही होगा। हर मजेस्टी ने बोला है ये करो तो यही होगा, हर मजेस्टी ने बोला है वो करो तो वही होगा। तो यहाँ पर इनका रूल आ जाएगा, क्वीन विक्टोरिया का। क्वीन विक्टोरिया का यहाँ पर जो है रूल आ चुका था, इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया था एज सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो है इस यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो चुका था, जिसने अपना डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर लिया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो चुका था। इसका अपॉइंटमेंट होने के बाद इसने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर लिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है शासन को छीन लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि भी भैया अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे, तुमने जो रायता फैलाना था वो रायता तुमने फैला दिया, अब इस रायते को समेटने की जिम्मेदारी हमारी है। अब इस रायते को हम जो है समेटने की कोशिश करेंगे। ये रायता तुमने फैलाया था, लेकिन समेट हम रहे हैं। तुम लोग बेटा यहाँ से निकलो, अभी तुम्हारा कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए हमें। तो ये यहाँ पर क्राउन रूल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल दिया और अपने अंडर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेकर के आए थे। अभी यहाँ पर क्वीन ने क्या, यहाँ पर एक क्वीन ने घोषणा की, द क्वींस प्रोक्लामेशन ऑफ 1858। अभी क्वीन ने यहाँ पर क्या घोषणा की? क्वीन घोषणा कर सकती है भाई, अभी उसका रूल है, वो करेगी। उसने कहा कि यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, अभी राजू जेंटलमैन बन चुका है। अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय बना दिया गया है। अभी राजू बना जेंटलमैन, मतलब गवर्नर जनरल बन जाएंगे हमारे वाइस रॉय। अभी गवर्नर जनरल को हटा करके इसको बोला हट पे, तू नहीं बनेगा, अभी होगा वाइस रॉय। वाइस रॉय होगा हमारे यहाँ पे, हम वाइस रॉय को अपॉइंट करेंगे। तो हमारे फर्स्ट वाइस रॉय कौन बने थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को पहला वाइस रॉय बना दिया गया था। और यहाँ पर इंडियन लोगों से क्या वादा किया गया? इंडियन लोगों से वादा किया गया कि आपको आजादी होगी, आप अपना रिलीजन फॉलो करें, आपको आजादी है फुल। अगर आप जो है किसी भी धर्म को मानना चाहते हैं,
आज़ादी से, अपने मर्ज़ी से अपनाएँ। हम सबको जो है इक्वालिटी दे रहे हैं। हम सबको जो है यहाँ पर जो है इक्वालिटी दे रहे हैं। सभी के लिए यहाँ पर जो है एक समानता होगी। किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबको एक समानता दी जा रही है ना? तो यहाँ पर इक्वालिटी दी गई सभी को और यहाँ पर कहा गया कि भी ब्रिटिशर्स अब अपनी टाँग तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स में नहीं अड़ाएँगे भैया। अगर तुमने जो करना है तुम वो करो। हम तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में, तुम्हारे पर्सनल किसी भी कार्य में हम अंग्रेज़ जो हैं तुम्हारे किसी भी कार्य में अपनी टाँग नहीं अड़ाएँगे। हम तुम्हारे अंडर इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। अगर तुमने जो है कुछ भी करना है, तुम अपनी फ्री विल से कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग बट वी ब्रिटिशर्स वी विल नेवर इंटरफेयर इन योर पर्सनल मैटर्स। हम तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। तो ये था यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस में। तो और क्या हुआ था? और यहाँ पर हो रहा था एक और चीज़, सबसे बड़ी बात। यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ आर्मी का। आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने एक फिलॉसफी अपनाई। देखो कह तो दिया कि हम तुम्हारे जो है कुछ भी तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम्हें कह तो दिया। तो यहाँ पर एक मीठी सी टॉफी तुम लोगों को दे दी गई, तुम इंडियंस को। इंडियंस तो होते ही प्यार के भूखे हैं भाई। हम इंडियंस वी लव एवरीवन एंड वी एक्सपेक्ट के भी सभी हमें प्यार दें। तो हमारे इंडियंस की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि हम सभी को दिल से अपनाते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी हमें एक टॉफ़ी दी, हमने वो टॉफ़ी बड़े अच्छे से मज़े से खाई, फिर अंग्रेज़ों ने अपना असली रंग दिखाया, डिवाइड एंड रूल वाला। फूट डालो, राज करो, फूट डालो, राज करो वाला इन्होंने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। तब अंग्रेज़ों ने इस पॉलिसी को जो है फ़ॉलो किया था। तो इनको जो है फॉलो करने के बाद इन्होंने आर्मी में नए यूनिट्स बनाने स्टार्ट किए। इन्होंने आर्मी में अपने न्यू आर्मी यूनिट्स इन्होंने बनाने स्टार्ट किए थे। किसके बेसिस के ऊपर? अभी कास्ट, कम्युनिटी, रीजन के ऊपर इन्होंने जो है नई आर्मी यूनिट बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है? और यहाँ पर क्या हुआ? और यहाँ पर मार्शल रेसेस जो हैं यहाँ पर इनके जो सिद्धांत थे, इनके जो है विद्रोह के दौरान जो भी जिन्होंने भी यहाँ पर हमारे अंग्रेज़ों के जो अंग्रेज़ थे, इनके जो वफ़ादारी दिखाई थी, जिन भी लोगों ने इनके प्रति जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो रहा था, जिन्होंने भी अंग्रेज़ों के प्रति अपनी वफ़ादारी दिखाई, उन लोगों को यहाँ पर इन्होंने कुछ अपने अगर इनको जो है वो भर्ती ज़्यादा किए गए। उन रीजियन से लोगों को ज़्यादा भर्ती किया गया था। जिन लोगों ने इनको जो है अपना लॉयल्टी दिखाई थी, जिन्होंने लॉयल्टी दिखाई थी ड्यूरिंग द रिबेलियन जब रिबेलियन हो रहा था, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी वफ़ादारी दिखाई, उनको ज़्यादा जो है भर्ती किया गया। आर्मी में सबसे ज़्यादा भर्ती कहाँ से हुई? जिस रीजियन ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और अंग्रेज़ों का साथ देने वाले कौन से क्षेत्र थे? वो था पंजाब का क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स का जो क्षेत्र था, यहाँ से लोगों ने यहाँ की जो मिलिट्री थी, इस क्षेत्र के जो मिलिट्री ने सबसे ज़्यादा साथ जब स्पॉय म्यूटिनी हो रहा था, तब इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, इन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया था। तो इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और इन्हीं क्षेत्र से अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा भर्ती की। उसके बाद जो है आर्मी अमेल्गमेशन स्कीम आती है 1861 में जहां पर कहा जाता है मूव्ड कंपनीज यूरोपियन ट्रूप्स टू सर्विस ऑफ द क्राउन जहां से जो कंपनी के जो यूरोपियन ट्रूप्स थे उनको जो है क्राउन की सर्विस में वापस भेज दिया जाता है उसके बाद जो होता है उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे दे स्टॉप्ड इट्स सोशल कल्चरल रिफॉर्मिस्ट जील एंड यहाँ पर इन्होंने व्हाइट मैन बर्डन जो था इन्होंने अपना नॉन इंटरफेरेंस जो है यहाँ पर ये लोग करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा जो भी इंडियंस हैं वो अपने मैटर्स को खुद ही अपने अकॉर्डिंगली जो है कर सकते हैं अपने जो है अपनी इंडियन सोसाइटी में वो जो भी करना चाहते हैं वो अपनी फ्री विल से कर सकते हैं वी विल नेवर इंटरफेयर बिटवीन देयर पर्सनल मैटर्स तो ये था द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो अभी हमने यहाँ पर देखा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में चीज़ों को डिटेलिंग से समझा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना
और बाकी के भी जो रिवॉल्ट के वीडियोज़ हैं, वो यहाँ पर आपको अवेलेबल दिए गए हैं। मेरे पास जो लिंक है, उनका आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है। बाकी के रिवॉल्ट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, जितने हमने अभी रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पढ़ा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये जो हमारे रिवॉल्ट्स थे, जैसे कि संथल रिबेलियन था, और भी हमारे जो रिबेलियंस हमने पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, उनका लिंक आपको मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के और भी वीडियोज़ इस तरह की देख सकते हैं। अगर आपको अ, अगर एंशिएंट और मेडाइवल में से भी आपको इस तरह के मास्टर सीरीज़ चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, या आपको प्रीलिम्स के आपको लगता है कि आप कोई प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपको कुछ डिस्कस करना है, तो भी आप मुझसे जो है मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।